चले बेटा बिस्मिल्लाह करते। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लास्ट क्लास में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू किया था और थोड़ी सी कॉस्ट डिस्कस की थी कि वो कौन कौन सी कॉस्ट है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम समझेंगे, जिनकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग हम लोगों को करनी है। चार कॉस्ट नजर आई थी: परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट जिसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और फिर स्टॉक आउट कॉस्ट। आज बेटा बातचीत हमें शुरू करनी है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की प्लानिंग और कंट्रोलिंग हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अमूमन फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर बनाए जाते हैं, जिनके नाम का जिक्र आपके स्टडी टेक्स्ट में किया गया है और हर कॉस्टिंग की बुक में उनका जिक्र मिलता है। तो ज़रा पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपसे डिस्कशन कर लें बेटा। फैक्ट्रीज में मटेरियल आते हैं और वो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल करने होते हैं, लेकिन ये काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं है कि वो ज़रूरत का मटेरियल खुद खरीदने निकल पड़े। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट। और आजकल इस डिपार्टमेंट का जो मॉडर्न नाम है वो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। हर किस्म का मटेरियल प्रोक्योर करना ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन बीच में एक डिपार्टमेंट और भी आता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं स्टोर डिपार्टमेंट। कोई भी मटेरियल हो वो परचेज होने के बाद फौरी तौर पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैंड ओवर नहीं किया जाता। पहली वजह, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इतना स्पेस होता ही नहीं है कि वो बहुत सारा मटेरियल अपने पास रख सके। और दूसरी वजह, अगर मटेरियल सारा एक साथ उनको दे दोगे तो फिर उसका मिस यूज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गारमेंट फैक्ट्री है, आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिला है शर्ट बनाने का। ऑर्डर बड़ा है, 3-4 महीने चलेगा। आपने बहुत सारा कपड़ा शर्ट बनाने के लिए एक साथ खरीद लिया। सारा कपड़ा एक साथ आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रखवा दिया। क्या बोला, आराम आराम से इसमें से शर्ट बनाते रहो। शदीद गर्मी, लेबर को पसीना आ रहा है, अब उनके पास रुमाल तो नहीं है, कपड़ा बहुत है, समझ गए ना। अब उन्होंने वो कपड़ा जो शर्ट में लगने के लिए आया था अपने पर्सनल इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया। अब मैनेजमेंट हैरान, ये वो कपड़ा जिससे 10,000 शर्ट बन के निकलनी थी वो 8,000 शर्ट में खत्म कैसे हो गया। वजह बड़ी सिंपल है, आपने मटेरियल को, इन्वेंट्री को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, लिहाजा वो मिस यूज हो गई। तो इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट। जिस तरह हमारे घरों में स्टोर होता है, हर वो चीज जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है उठा के स्टोर में रख देते हैं और जरूरत के वक्त स्टोर से निकाल के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस सारे काम के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपना फंक्शन करते कहते हैं। मान लें कोई मटेरियल है, कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और स्टोर डिपार्टमेंट को लगता है इसको अब नया खरीद लेना चाहिए। इस मौके पे स्टोर डिपार्टमेंट वो रिक्वेस्ट करेगा परचेज डिपार्टमेंट से कि आप नया मटेरियल खरीद के ले आओ। लेकिन परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पर एक बात बोलेगा, सर आपके कहने से मैं मटेरियल परचेज तो करके ले आऊँ, प्रॉब्लम ये है कल को आप बोल दो हमने तो नहीं मंगवाया था, ये वाला मटेरियल तो नहीं मंगवाया था, इस क्वालिटी का तो नहीं मंगवाया था, या इतना सारा तो नहीं मंगवाया था, तो जिम्मेदारी कौन लेगा। जिम्मेदारी लेने के लिए कि हमें कि ये परचेज आपके कहने पर की जा रही है, आप हमें एक डॉक्यूमेंट बना कर दें। जब स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आप मटेरियल को परचेज करके ले आओ,
उस वक्त एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं परचेज रिक्विजिशन फॉर्म। रिक्विजिशन कहते हैं रिक्वेस्ट करने को। ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा। बनाने के बाद किसको दे देगा? परचेज डिपार्टमेंट को। कौन सा मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टोर का जो इंचार्ज है वो इस सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने का मतलब क्या होता है? सर, जो साइन कर रहा है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि ये ट्रांजैक्शन मेरे कहने से हो रही है। अब यहां से हमारे परचेज डिपार्टमेंट का काम शुरू हो गया। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो हर सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज नहीं करती। उनके अपने कुछ ऑफिशियल सप्लायर्स होते हैं, वो इन्वेंट्री उनसे ही परचेज करते हैं। चले, अब जो मटेरियल हमें चाहिए, हमने किसी बेहतर सप्लायर से बातचीत शुरू करी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी निगोशिएट हो गई। हमने सप्लायर को ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अब जब सप्लायर ये ऑर्डर हमसे लेगा, इस वक्त वो ये कहेगा कि सर, आप प्लीज मुझे ये सारी बातें इन राइटिंग लिख कर दें। क्योंकि अब कल को मैं फिर आपके कहने पर मटेरियल या इन्वेंट्री लेकर आ गया, आपने भी वही बात बोली, हमने तो नहीं मंगवाई थी, ये वाली तो नहीं मंगवाई थी, इस क्वालिटी की तो नहीं मंगवाई थी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? तो फिर परचेज डिपार्टमेंट वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे और सप्लायर के दरमियान डिसाइड हुई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखकर साइन करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं परचेज ऑर्डर फॉर्म। परचेज ऑर्डर फॉर्म ये परचेज डिपार्टमेंट बनाता है। एक कॉपी अपने पास रख लेता है, एक कॉपी दे देता है सप्लायर को। अब यहां से सप्लायर का काम शुरू हो गया। अगर ये कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो कि मार्केट में तैयार मिलती है, तो वो हमारे लिए खरीद के लाएगा। या ये कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो वो हमारे लिए बनाएगा, तो मैन्युफैक्चर करके लाएगा। जब वो इन्वेंट्री लेकर आएगा और फैक्ट्री में दाखिल होगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप भी फैक्ट्री देखेंगे तो देखिएगा फैक्ट्री के गेट के साथ अमूमन एक कमरा बना हुआ होता है। उससे हम कहते हैं गेट डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है जिसका दिल करे फैक्ट्री में कुछ भी लेकर आ जाए, और जिसका दिल करे फैक्ट्री से कुछ भी लेके बाहर चला जाए। फैक्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले एक एक आदमी, एक एक चीज का हिसाब किताब रखा जाता है, और जो चीजें बाहर जाती हैं उनका भी हिसाब किताब रखा जाता है। जब इन्वेंट्री गेट के अंदर दाखिल होती है, उस वक्त एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं गेट इनवर्ड पास। गेट इनवर्ड पास सिर्फ इस बात का एक रिटन डॉक्यूमेंट है कि भाई ये सामान फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ है। फिर सप्लायर जो इन्वेंट्री लेकर आता है वो लेकर स्टोर डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टोर डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। ऐसा नहीं है स्टोर डिपार्टमेंट आने वाले सारी इन्वेंट्री को फौरी तौर पे उतार के अपने पास रख ले। वो क्या बोलते हैं यार, पहले रेंडम बेसिस पर जरा इंस्पेक्शन कर लो कि वही चीज आई है जो हमने मंगवाई थी, सेम क्वालिटी की है। उन्होंने रेंडमली चंद बॉक्सेस खोल के देखे। मुतमईन होने के बाद अपने स्टाफ को बोला, हाँ भाई सही चीज है, सारा सामान उतार के स्टोर में रख लो। जब सारा सामान हमने उतार के स्टोर में रख लिया, सप्लायर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव आया होता है, अब वो हमें एक डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है इस पर साइन कर दें। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट हम बनाते नहीं है, रिसीव करते हैं। ये उसी तरह है, कभी तो आपके घर पे कोई कोरियर आया होगा। जब कोई कोरियर आता है, तो जो भी कोरियर डिलीवर करने आता है वो कोरियर रिसीव करने वाले से किसी पेपर पे सिग्नेचर लेता है, जो उसके लिए इस बात की रिटन कंफर्मेशन है कि भाई ये सामान इस एड्रेस पर डिलीवर करके आया हूँ। अब इसके बाद काम शुरू होता है इंस्पेक्ट हमारा स्टोर डिपार्टमेंट का।
आने वाले सामान को वो थॉरोली चेक करना शुरू कर देते हैं। अगर मुतमईन होते हैं तो फिर वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट इस बात की रिटिन कंफर्मेशन है कि ये सामान अब ऑफिशियली हमने रिसीव कर लिया, या इस तरह कह लो, गुड रिसीव नोट इस बात की रिटिन कंफर्मेशन है कि ये सामान अब हमने अपना मान लिया, ये हमारा सामान है। गुड रिसीव नोट की एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी भिजवाई जाती है। सर ये अकाउंट्स वाले बीच में कहाँ से आ गए? सर आपने एक एंट्री सुनी हुई है, परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट। ये एंट्री बनती ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में उस वक्त तक जब तक GRN ना बन जाए। जैसे ही GRN बनता है और एक कॉपी जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो लोग अब क्या समझ जाते हैं, चलो ये सामान ऑफिशियली हमारा हो गया, इसे अपनी परचेजेस में डाल दो और इसकी जो भी पेमेंट वगैरह करनी है वो भी कर दो। अब हमने इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया कि सर जो इन्वेंट्री आपको चाहिए थी वो हमारी कस्टडी में आ गई है, जब जब आपको चाहिए हो हमसे इशू करवा लीजिएगा। आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी आ गया, सर 1000 kg मटेरियल दे दें। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा। उसने कहा क्यों सर? मैंने कहा देखो, मेरे पास मटेरियल आया है, इसकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हुई है, इसी तरह जब मैं ये मटेरियल आपको दूंगा इसकी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वरना मैनेजमेंट जब मुझसे पूछेगी यार 5000 kg मटेरियल आया था 10 लाख रुपए का, कहाँ गया, और मैं ऐसे ही बोल दूं ओरल या मैंने प्रोडक्शन वालों को दे दिया और कल को आप बोल दो हमें तो याद नहीं यार हम कब लेकर गए थे, फिर मैं कहाँ स्टैंड करूंगा? डॉक्यूमेंट बनेगा, प्रूफ बनेगा, हाँ यार ये मटेरियल आपको दिया गया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब जब मटेरियल चाहिए होता है वो स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके इशू करवाता है। उस वक्त हम लोग एक और डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म। ठीक है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आप मटेरियल हमें इशू कर दें। ये जो आप डॉक्यूमेंट के नाम देख रहे हो इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट प्री प्रिंटेड होते हैं। प्री प्रिंटेड समझते हैं? जैसे TSA का एडमिशन फॉर्म पहले से प्री प्रिंटेड है, जो आपके रेलिवेंट कॉलम है आप उन्हें फिल करके साइन कर दो, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हर बार नए नहीं बनते, इनका खास फॉर्मेट होता है हर कंपनी में, वो फॉर्मेट पहले से प्रिंट हुआ हुआ होता है। आप जैसे किसी बैंक में जाते हो डिपॉजिट स्लिप भरते हो, तो डिपॉजिट स्लिप पहले से प्रिंट होकर वहां रखी भी होती है ना, आप खाली लेकर डेट डाल देते हो, अकाउंट नंबर अमाउंट साइन करके डिपॉजिट कर देते हो। इसी तरह ये भी ज्यादातर डॉक्यूमेंट पहले से प्री प्रिंटेड होते हैं। एक बार मटेरियल हमने स्टोर डिपार्टमेंट से इशू कर दिया, हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म हो गया। क्यों सर माजिद इतनी जल्दी खत्म हो गया? बिकॉज मटेरियल इज नो मोर मटेरियल, अब वो कन्वर्ट हो गया है वर्क इन प्रोसेस में। अब उस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया है, और मैं इस पर आपको ये समझाने के लिए नहीं आया कि वर्क इन प्रोसेस की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो सर फिर हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे बेटा कि जब इन्वेंट्री को परचेज करने जाते हैं, परचेज करते वक्त किस तरीके से कॉस्ट बचाई जा सकती है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि हम जब इन्वेंट्री ऑर्डर करने जाते हैं, ऑर्डर करने का मुनासिब वक्त क्या होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इतना देर से ऑर्डर कर दें कि पिछला मटेरियल खत्म हो जाए और हमारी प्रोडक्शन बंद हो जाए, जिसको हम स्टॉक आउट कह रहे थे। तो यहाँ पे हम मटेरियल के हवाले से इस किस्म की प्लानिंग सीखेंगे। जब बातचीत चली रही है तो जरा एक नाम और सीख लो, इसे हम कहते हैं बिन कार्ड। ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो स्टोर डिपार्टमेंट्स के अंदर बनाया जाता है। बिन कहते हैं किसी जगह को, स्पेस को, ठीक है, प्लेस को। जैसे डस्टबिन, नाम सुन के क्या आ रहा है? सर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे डस्ट को जमा किया जा रहा है।
इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी कंपनी के स्टोर डिपार्टमेंट को देखोगे तो स्टोर डिपार्टमेंट का हाल भी हमारे घरों वाले स्टोर जैसा ही होता है। बड़े बड़े दीवारों पे शेल्फ बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो शेल्फ बने हुए होते हैं बड़े बड़े, इसको ये कहते हैं ये एक बिन है, बिन एक जगह है, और इस जगह पर कुछ इन्वेंट्री रखी हुई है। और जितने बिन बने होंगे हर बिन में अमूमन अलग अलग चीजें रखी हुई होंगी। मैनेजमेंट जानना चाहती है हर बिन में कितना सामान रखा हुआ है, ये कब परचेज हुआ था, कब इस्तेमाल हुआ था, इस वक्त कितना बचा हुआ है। तो हर बिन का एक अलग अलग कार्ड बनता है, डिटेल बनती है कि भाई ये कब परचेज हुआ, कितना बचा हुआ है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वो कार्ड जिस पर हर बिन की इन्वेंट्री की डिटेल नोट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बिन कार्ड कहते हैं। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्वेंट्री के हवाले से बनाए जाते हैं। मकसद एक है, इन्वेंट्री को अपने कंट्रोल में लेकर आए। जितनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करोगे इन्वेंट्री का मिस यूज इतना कम हो जाएगा। छोटी सी एग्जांपल समझाने के लिए, टीएसए एक कॉलेज, मान लो गेट पे वॉचमैन ना रखें, कार्ड सिस्टम ना लगाएं, अकबर भाई आके अटेंडेंस लेते हैं ना लें, क्या होगा। जिसका दिल करेगा कॉलेज में मुंह उठा के चला आएगा, जिसका दिल करेगा मुंह उठा के चला जाएगा। क्लास चल रही है, क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है, हम क्या बोलेंगे, यार इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। फिर हम क्या है, एक प्रॉपर कंट्रोलिंग चाहते हैं। अननेसेसरी कोई कॉलेज में ना आ जाए, हर गेट पे कोशिश करके एक कार्ड बिठा दिया। सिर्फ वो स्टूडेंट जो हमारे अपने हों और पेड हो वही क्लासेस को ले सकें। हर गार्ड पे एक कार्ड मशीन लगा दी, एक कार्ड सिस्टम बनाया। फिर भी कोई गलत तरीके से क्लास में आके ना बैठ जाए, अकबर भाई आके अक्सर अटेंडेंस लेते रहते हैं। अब आप बताओ अगर ये एक्टिविटी होती रहेंगी तो स्टूडेंट की अटेंडेंस प्लस जो वाकई में हमारे स्टूडेंट है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, और जो नहीं होगा उसको ये बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से हम भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ताकि इन्वेंट्री क्या आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए। कंट्रोल नहीं करोगे तो इन्वेंट्री तो भाई फ्री की नहीं आती है, अननेसेसरी तुम्हारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कवर कहाँ से करोगे। चलो बेटा, अब आ जाओ इस चैप्टर की मेन चीज के ऊपर, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का वो काम जिस पर इस अटेम्प्ट में भी दो सवाल आए, और उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं ईओ। बड़ी जबरदस्त चीज है बेटा, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इस ईओक्यू मॉडल को इस्तेमाल करती हैं। इसलिए आईकेएम ने आपके सिलेबस में रखा हुआ है एक एक अटेम्प्ट में दो बार सवाल पूछे, मुख्तलिफ एंगल से पूछे कि बच्चा जरा इसको अच्छे से समझ के जाए। अगर मैं पिछले 20-25 साल के पास पेपर देखूं तो सिर्फ एक अटेम्प्ट मुझे ऐसी नजर आती है जिसमें ईओक्यू का सवाल नहीं आया है, वरना हर अटेम्प्ट में इसका कम से कम एक सवाल तो आता ही आता है। अब ये ईओक्यू है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिएगा। EOQ is that ordering quantity. EOQ is that ordering quantity at which annual ordering cost and annual holding cost and annual holding cost in total remains minimum. EOQ एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल तरीका है जिसके अंदर अगर हम काम करें तो हमारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो जाती है। हम लोग बेटा कल बात कर रहे थे कि इन्वेंट्री से रेलिवेंट चार कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट
एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। ईओक्यू मॉडल हमें ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट की प्लानिंग सिखाता है। प्लानिंग ये सिखाता है इन दोनों को कम से कम कैसे करोगे। प्रॉब्लम ये है, ये जो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट है, ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप है। मैं अगर इनमें से किसी एक को बचाने की कोशिश करूंगा, मेरी दूसरी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरे को बचाने की कोशिश करूंगा, पहली कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। कल वाली एग्जांपल याद दिलाता हूं। साल भर की चिकन एक साथ खरीद के ले आओ। मार्केट एक बार जाना पड़ेगा चिकन खरीदने के लिए। ऑर्डर कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात, अब्बू ने क्या बोलना है, इतनी सारी चिकन एक साथ खरीद के ले आए, अब इस चिकन को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। और चिकन पेरिशेबल आइटम है, इसको फ्रीज करके रखना पड़ेगा। फ्रीज करने में क्या लगेगी? होल्डिंग कॉस्ट। हम इसको होल्ड करते फिर। आपने क्या बोला, अब्बू मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बचा दी ना। अब्बू ने तुम्हें होल्डिंग कॉस्ट बढ़वा दी। अब्बू ने क्या बोला, बेटा देखो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, डीप फ्रीजर बिजली खाता है, अब एक काम करो, बार बार चले जाया करो मार्केट में, लेकिन थोड़ी थोड़ी चिकन लाया करो, थोड़ा थोड़ा सामान लाया करो। अब आपने थोड़ा थोड़ा सामान लाना शुरू कर दिया, ठीक है, बार बार मार्केट जाना शुरू कर दिया। अब्बू ने ऐसे ही बोला, यार तुम्हारे बाइक के पेट्रोल का खर्चा बहुत बढ़ नहीं गया? आपने कहा, अब्बू आप ही तो बोलते हो बार बार मार्केट चले जाया करो, जब बार बार खरीदने जाऊंगा तो पेट्रोल भी तो ज्यादा लगेगा। अब आप परेशान, या बार बार खरीदने जाते हैं, बार बार ऑर्डर देने पड़ते हैं, बार बार ऑर्डर देने पड़ते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑर्डर बल्क में दे दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट बच जाएगी क्योंकि ऑर्डर कम देने पड़ेंगे। लेकिन वो बल्क वाले सामान को होल्ड करना पड़ जाएगा, हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। हम ये चाहते हैं ये दोनों खर्चे कम से कम हो जाए। ये दोनों खर्चे कम से कम करने के लिए हमने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला मैथमेटिकली प्रूव्ड है, अभी थोड़ी देर में उसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। मैथमेटिकली प्रूव्ड है और वो आपकी कॉस्ट बचाने की बातें करता है। अब वो कैसे बातें करता है बेटा, इसके लिए जरा एग्जाम्पल बना के बातचीत समझते हैं। एग्जाम्पल साथ साथ कॉपी कर लीजिएगा। चलिए बेटा, इस वक्त मैंने एक इंतहाई सिंपल सा एग्जाम्पल बनाया। हमारा कोई मटेरियल है जिसकी हमें साल भर में एनुअल डिमांड है 5 लाख केजी। 5 लाख केजी साल भर में हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। ये वो मटेरियल है जो 50 रुपए पर केजी मिलता है। जब हम इसको ऑर्डर करने जाते हैं तो ऑर्डर करने से रिलेटेड खर्चे हो जाते हैं, और हमारी ऑर्डर करने की कॉस्ट है 2,000 रुपए पर ऑर्डर। एक ऑर्डर करने जाओ 2,000 रुपए तक की कॉस्ट लग जाती है। फिर एक और नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो है 5 रुपए। अब ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या चीज होती है? अगर आपका मटेरियल केजी में आता है, 1 केजी मटेरियल
1 साल तक आप अपने पास होल्ड करो, होल्ड, तो उसको होल्ड करने में कितने पैसे लग जाते हैं? ठीक है, बात को जरा दिमाग खोल के समझना। कोई चिकन की एग्जांपल दे रहा हूँ। चिकन आती है, डीप फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज करने के लिए होल्ड कर रहे हैं। वो चिकन निकाल लेते हैं, बैकअप में और लाके रख देते हैं, फिर वो चिकन भी निकाल लेते हैं, बैकअप में लाके और रख देते हैं। ऐसे ही होता है ना भाई। अगर 1 किलो चिकन 1 साल तक डीप फ्रीजर में रहे तो होल्ड करने में कितने पैसे लग जाएंगे? हम ये नहीं कह रहे वही चिकन रहे, हम ये नहीं कह रहे। बात समझ में आ रही है कि कहना क्या चाह रहा हूँ? यानी एक फ्रेश चिकन आज रखी, 2 दिन बाद निकाल ली, लेकिन उसके बैकअप में एक और चिकन रख दी, फिर वो भी निकाल ली, बैकअप में और रख दी। 1 केजी 1 साल तक अगर हम होल्ड करें, 1 साल तक, तो होल्ड करने में कितने पैसे लग जाते हैं? मैंने फिगर एज्यूम कर ली, 5 रुपए। 5 रुपए लग जाते हैं 1 केजी को 1 साल तक होल्ड करने में। अब हमारी एक प्रॉब्लम को समझना, जिसका हल हमें ईओक्यू मॉडल से चाहिए। हमने एक अंदाजा लगाया कि कोई मटेरियल 5 लाख केजी हमें साल भर में इस्तेमाल के लिए चाहिए। ऑप्शन 1, 5 लाख केजी एक साथ खरीद के रख लो। मान लो इतनी जगह है हमारे पास, अगर 5 लाख केजी एक साथ खरीद के रखता हूं, फायदा क्या होगा? ऑर्डर एक बार देना पड़ेगा, 2,000 रुपए लगेंगे एक बार। लेकिन मैं जब 5 लाख केजी एक साथ खरीद के ले आऊंगा, ये वो 5 लाख हैं जो थोड़े थोड़े करके इस्तेमाल होंगे, और इन सबको खत्म करने में पूरा साल लग जाएगा। तो इनको पूरे साल क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। मेरी क्या बढ़ जाएगी? होल्डिंग वाली कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, नहीं बढ़वा नहीं, दूसरा ऑप्शन, 5 लाख केजी चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा खरीदो, बार बार खरीदो। अगर थोड़ा थोड़ा खरीदता हूँ, बार बार खरीदता हूँ, तो 2,000 रुपए बार बार लगेंगे, क्योंकि जितनी बार ऑर्डर करने जाऊंगा हर बार 2,000 रुपए फिर लग जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ तो क्या बच जाएगी? होल्डिंग कॉस्ट बच जाएगी। अब मैनेजमेंट बन के सोचो, घर वालों ने ये फैसला आप पे छोड़ दिया कितना सामान खरीदना है, लेकिन आप अगर अकल से सोचो, क्या परेशान हो? या थोड़ा थोड़ा खरीदता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग बच जाएगी। बहुत सारा खरीदता हूँ, ऑर्डरिंग बच जाएगी, होल्डिंग बढ़ जाएगी। मुझे एज आ अकाउंटेंट एक फैसला करना है कि एक ऑर्डर में कितना सामान मैं परचेज करके लाऊं। एक ऑर्डर में ज्यादा खरीद लिया, जब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम खरीद लिया, जब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम खरीद लिया, बार बार खरीदना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज्यादा खरीद लिया, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। करूं तो मैं क्या करूं? इस परेशानी का हल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के पास है। वो कहता है सर मैं आपको बताता हूं, एक ऑर्डर में मैनेजमेंट को कितनी इन्वेंट्री परचेज करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला डिराइव करा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा सर वो क्या है? EOQ ये कहता है सर, आप मुझे अप्लाई करो 2C0D अपॉन होल्डिंग कॉस्ट का रूट। मैं आप इसको अप्लाई करवा लो। अब ये है क्या भाई? वेयर D इक्वल टू एनुअल डिमांड। ठीक है, साल भर में कितना मटेरियल आपको चाहिए वो फिगर चाहिए। नंबर 2, C0 क्या चीज है? ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। HC इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एनुअल डिमांड, ठीक है,
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और होल्डिंग कॉस्ट एक यूनिट की सालाना क्या है। अब जो एग्जांपल हमारा दिया हुआ है उसकी फिगर इस फॉर्मूले में डालते हैं। टू तो फॉर्मूले में कांस्टेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000, एनुअल डिमांड 5 लाख, होल्डिंग कॉस्ट वो है हमारी 5 रुपए। अब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। 20,000 आंसर में आ रहा है 20,000 kg पर ऑर्डर। तो क्या मतलब, ये फॉर्मूला ये कह रहा है अगर तुम्हें साल भर में 5 लाख kg चाहिए, एक ऑर्डर करने में 2,000 रुपए लगते हैं और 1 kg को होल्ड करने में 5 रुपए लगते हैं। बेहतर होगा एक ऑर्डर में तुम कितना सामान खरीदो, 20,000 kg खरीदो एक ऑर्डर में। तो इससे क्या होगा, इंशाल्लाह तुम्हारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी क्या वाकई में, बेफिक्र रहो। अभी आपने इसको प्रूफ नहीं करा है, लेकिन आप फतवा जारी कर दो, इंशाल्लाह होगा ऐसा। इससे कम खरीदोगे जब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा खरीदोगे जब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट है, इकोनॉमिकल, जब भी इसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमें क्वांटिटी बताता है, एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी परचेज करें ताकि हमारी साल भर की ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाए, वो कम से कम हो जाए। अब बेटा अगर ये मॉडल मैथमेटिकली प्रूव्ड है, अभी थोड़ी देर में इसको प्रूव करते हैं, लेकिन जब एक बार क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है कि हम एक ऑर्डर में कितना सामान परचेज करेंगे, तो इसकी मदद से हम लोग कुछ चीजों को और भी एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे इसकी मदद से निकाले जा सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं हमें साल भर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। ठीक है सर, साल भर में आपको कितनी चीजें चाहिए, 5 लाख। एक ऑर्डर में कितनी खरीदोगे, 20,000। अगर मैं 5 लाख को 20,000 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पकड़ में आ जाएंगे। तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला बन सकता है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय यूक्यू। हमें साल भर में 5 लाख kg की जरूरत है और हम सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 20,000 kg परचेज करें। जी भाई कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 25 ऑर्डर्स हम लोग साल भर में देंगे, जब जाकर हमारी डिमांड पूरी होगी। एक ऑर्डर देंगे 20,000 चीजें आएंगी, फिर एक और ऑर्डर देंगे 20,000 चीजें आएंगी। तो 20,000 चीजों वाले कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 25 ऑर्डर देने पड़ेंगे, जब जाके 5 लाख चीजें हम तक आएंगी। जब नंबर ऑफ ऑर्डर निकल आते हैं तो इसकी मदद से एक और फिगर को एस्टिमेट किया जा सकता है। सर वो क्या है, वो है बेटा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ही आसान है। साल भर में कितने ऑर्डर दोगे, 25। एक ऑर्डर देने में कितने पैसे लगते हैं, 2,000 रुपए। अगर 25 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आएगी। कॉन्सेप्ट बन सकता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट
पर ऑर्डर। हमें साल भर में 25 ऑर्डर देने हैं। एक ऑर्डर देने में 2000 की कॉस्ट लग जाती है, तो हमारी साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 50,000। फिर बेटा यहाँ पर एक और चीज को एस्टिमेट किया जा सकता है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन पेपर में एक आध बार आई है। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो वो ऑर्डर देने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मिला हुआ है जिसमें आपकी हफ्ते में एक छुट्टी होती है, 6 दिन आप पढ़ने आते हो। उन 6 दिनों के अंदर मेरी कॉस्टिंग की 3 क्लासें लगी हुई है प्रॉपर टाइम टेबल के अंदर। तो आप सिंपली क्या बोलोगे? हम 6 दिन आते हैं, 6 दिन में सर माजिद की 3 क्लासें होती हैं। ऑन एन एवरेज हर दूसरे दिन सर माजिद की क्लास हो रही होती है। ये बनेगी फ्रीक्वेंसी। हर दूसरे दिन एक क्लास हुई, फिर हर दूसरे दिन एक और क्लास हुई, फिर दूसरे दिन एक और क्लास हुई। इस तरह कर करके क्या हो जाएगा? 6 दिन में 3 क्लासें हो जाएंगी। इसी तरह आप इन्वेंट्री को परचेज करने जा रहे हो। आप परचेज करने के लिए ऑर्डर दोगे। आपने ये तो डिसाइड कर लिया एक ऑर्डर में 20,000 चीजें मंगवाएंगे, लेकिन मंगवाओगे कब? कितने दिन बाद मंगवाओगे? साल पे कितने दिन होते हैं? 365। 365 डेज में कितने ऑर्डर देने वाले हो? 25। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम 365 को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर लें, आंसर क्या बनेगा? हमें 365 दिनों में 25 ऑर्डर प्लेस करने, 14.6 नियरली इक्वल टू 15 डेज। क्योंकि 14.6 मतलब 15वां दिन लग गया। अब कहा ये जाएगा? हर 15वें दिन हमें नया ऑर्डर देना पड़ेगा, हर 15वें दिन। अब मैंने ये क्यों कहा था कि ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। एज्यूम करें आज 15वां दिन है, परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है भाई मैं मटेरियल फिर मंगवा रहा हूँ। स्टोर वाला कह रहा है क्या जरूरत है, पहले ही पुराना मटेरियल इतना बचा पड़ा है, तुम और मंगवा रहे हो। बात समझ में भी आती है। जब पिछली इन्वेंट्री काफी रखी हुई है, क्या जरूरत है यार और सामान लाने की। अच्छा सर फिर ये बताएं आप ऑर्डर कब देंगे? ऑर्डर कब देंगे ये मालूम करने के लिए हमारे पास इससे भी अच्छा एक फॉर्मूला है। उसे हम कहते हैं री ऑर्डर लेवल। क्या कहते हैं? री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल हमें ये बताता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है इस्तेमाल होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। कितनी इन्वेंट्री रह जाए अब आपको नया ऑर्डर दे देना चाहिए। पिछली 2 अटेम्प्ट से जो सवाल आ रहा है आजकल वो री ऑर्डर लेवल का आ रहा है और प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है। ऐसे एक आइडिया दे रहा हूं कि ऑर्डर देने का मुनासिब वक्त का मतलब क्या है। एज्यूम कर रहा हूं आप अपनी पॉकेट मनी के सारे पैसे अब्बू से लेते हैं। अब्बू ने कहा बेटा जो मुनासिब पैसे तुम्हें चाहिए मना नहीं करूंगा, लेकिन हालात को देखते हुए मैं ज्यादा कैश कैरी नहीं करता। तो जब भी तुम्हें कैश चाहिए हो बताने के बाद मुझे कम से कम 2 दिन का टाइम देना कैश लाकर देने के लिए। अल्फाज प्रोफेशनली कर लो। अब्बू ने कहा ऑर्डर देने के बाद 2 दिन का टाइम देना कैश अरेंज करने के लिए। आपने अपने खर्चे देखे, एक एवरेज निकाल लिया। आपने कहा ऑन एन एवरेज 500 रुपए मेरे डेली खर्चे। ठीक है, पैसे अभी काफी थे। आपने कहा क्या जरूरत है अब्बू को ऑर्डर देने की, पैसे खर्च होते जा रहे हैं। तकरीबन 1000 रुपए के आसपास पैसे रह गए।
अब ये बताओ 1000 रुपए कितने दिन के लिए काफी है? 2 दिन के लिए काफी है। और अब्बू ने कहा था मुझे 2 दिन देना कैश लाके देने के लिए। आपने अब्बू को बोला अब्बू मेरे पास कैश खत्म हो रहा है, लिहाजा मेरी जो भी पॉकेट मनी है मुझे मजीद दे दी जाए। अब्बू ने ऐसे बेटा ये बताओ आज ही ऑर्डर क्यों दे रहा हूँ? तो आप सिंपली क्या बोलोगे? अब्बू देखिए आपने कहा था ऑर्डर देने के बाद और कैश डिलीवर करने में 2 दिन लगेंगे, और मैंने जब महसूस किया कि मेरे पास 2 दिन का कैश रह गया है तो मैंने आपको नया ऑर्डर दे दिया। मुझे पूरी उम्मीद है 1000 रुपए में 2 दिन में निकाल लूंगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा देर आपने कर दी पैसे देने में तो मेरे पास कैश आउट हो जाएगा और मेरी एक्टिविटीज रुक जाएंगी। समझ में आ रही है बात? ऑर्डर देने का कोई मुनासिब वक्त होना चाहिए। वो मुनासिब वक्त कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आपके सिलेबस में है। फिर बेटा हम लोग अब एक और चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक। सर ये क्या होता है? आप लोगों ने FER 1 में चैप्टर पढ़ा हुआ है रेशो का। वहां पर आप निकालते थे एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही कुछ करते थे। एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, जैसे सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, लेकिन यहाँ पर हम जो निकालने जा रहे हैं वो स्टॉक का जो एवरेज है वो जरा डिफरेंट तरीके से निकलता है। यहाँ पर ये नहीं करते ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्यों सर? समझने की कोशिश करना। आपने इस एग्जाम्पल में डिसाइड कर लिया है जब भी मंगवाओगे कितने मंगवाओगे? 20,000 kg मंगवाओगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकली समझते जाना। 20,000 kg आ गए, उन्हीं 20,000 में से कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हीं 20,000 में से कुछ बच रहे हैं। जब वो 20,000 खत्म होने लगेंगे आप फिर कितने मंगवा लोगे? फिर 20,000 मंगवा लोगे। फिर उन्हीं 20,000 में से कुछ इस्तेमाल करने लगोगे, उन्हीं 20,000 में से कुछ बचने लगेंगे, और जब वो खत्म होने लगेंगे आप फिर 20,000 मंगवा लोगे। ठीक है सर? उन्हीं 20,000 में से बच रहे, उन्हीं 20,000 में से इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो 20,000 हमारा कौन है? EOQ। तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल ये करते हैं बेटा, EOQ डिवाइडेड बाई 2। हम उन्हीं 20,000 को क्या कर देते हैं? एवरेज आउट कर देते हैं। ये जो मैंने अभी एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिखा है ये आधा फॉर्मूला है। पूरे फॉर्मूले की अभी हमें 2-3 क्लासेस तक जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। इसका पूरा फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, जिसे हम बफर स्टॉक भी कहते हैं, मिनिमम लेवल भी कहते हैं। ठीक है, बड़ी लंबी कहानी है इसकी, लेकिन 12 लबे में 2-3 क्लासेस उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। EOQ डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा एवरेज निकल आएगा। हमारे एग्जाम्पल में EOQ हमने कैलकुलेट करा है 20,000 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 10,000 kg। अब ये 10,000 kg हमें बता क्या रहा है? ये बता रहे हैं इन्वेंट्री आती रहती है, इस्तेमाल होती रहती है, बचती रहती है। ऑन एन एवरेज 10,000 kg हर वक्त इस कमरे में मौजूद रहते हैं। प्रैक्टिकल बात करें, कोई एक ऐसा दिन भी नहीं होगा जिस दिन एग्जैक्ट कितने केजी मौजूद हो? 10,000 मौजूद हो, लेकिन ये एवरेज है। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने इस वक्त बैठे हुए स्टूडेंट की एवरेज एज निकाली, एवरेज एज आ रही है 19 साल। क्लास में कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो एग्जैक्ट कितने साल का हो? एग्जैक्ट 19 साल का ही हो। लेकिन क्या एवरेज में तो ये कहा जाएगा ऑन एन एवरेज हर बच्चा 19 साल की एज रखता है। इसी तरीके से 20,000 में से बचते जा रहे हैं, 20,000 में से इस्तेमाल होते जा रहे हैं, हमने उसी 20,000 को एवरेज आउट कर दिया। अब बेटा आखिरी फिगर और निकालने जा रहा हूं, उससे हम कहते हैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट।
और ये जो हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, ये हम निकालते हैं बेस्ड ऑन एवरेज, एवरेज की बुनियाद पे। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को मालूम करने के लिए हम ले लेते हैं एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। आप अपने एवरेज स्टॉक को मल्टीप्लाई करवाओ होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम से। हमारा एवरेज स्टॉक कितना है? वो है 10,000। 10,000 केजी हर वक्त तकरीबन डीप फ्रीजर में रखे रहते हैं। ये अल्फाज समझा रहा हूँ। 10,000 केजी तकरीबन हर वक्त डीप फ्रीजर में रखे रहते हैं। और 1 केजी पूरे साल डीप फ्रीजर में रखा रहे, कितने रुपए लग जाते हैं? 5 रुपए लग जाते हैं। तो ये 5 रुपए हर वक्त 10,000 केजी पर लग रहे होंगे, जिससे हमारी साल भर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 50,000। अब यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान से देखनी है। 50,000 हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और ऊपर अभी हमने निकाली थी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो भी कितनी आ रही है? वो भी आ रही है 50,000। इस एग्जाम्पल में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 50,000 आ रही है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी 50,000 आ रही है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? हाँ सर, जवाब नहीं आ रहा। नहीं बेटा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। ऐसा हमारे ईओक्यू मॉडल के फॉर्मूले ने जान के करवाया। सर क्या मतलब? समझने की कोशिश करना। रफली ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप। ऑर्डरिंग बचाने जाओगे होल्डिंग बढ़ जाएगी, होल्डिंग बचाने जाओगे ऑर्डरिंग बढ़ जाएगी। दूसरे अल्फाज में, किसी एक को बचाने जाओगे दूसरी बढ़ जाएगी। इनवर्स है ना, किसी एक को बचाओगे दूसरी बढ़ जाएगी। और मैं क्या चाहता हूं? तुम दोनों कम से कम हो जाओ। मैथमेटिक्स की जबान में पता है ये दोनों कम से कम कहाँ होंगे? ये दोनों कम से कम वहां होंगे जहां पे ये दोनों इनवर्स कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जहां पे ये कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट हमारे लिए क्या होगा? मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। समझ में आ रही है बात? एक को बचाऊंगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को बचाऊंगा पहला बढ़ेगा। और मैं क्या चाहता हूं? तुम दोनों कम से कम हो जाओ। ये दोनों कम से कम वही हो सकते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मैथमेटिकली इंटरसेक्ट करेंगे, बस वही पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में बेटा, ईओक्यू मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल कर देता है। आपने कहा सर मुझे बातें तो बहुत हो गई, चीजें भी आपने बहुत सारी निकाल दी, लेकिन अभी तक आपने प्रूफ नहीं करा है कि वाकई में 20,000 केजी ही मोस्ट इकोनॉमिकल है। ठीक है, अब इसको बेटा प्रूफ करके भी देखते हैं। प्रूफ करने के लिए आप बात को इस तरह समझो। हमारी कंपनी में पहले कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं होता था। हम जब भी परचेजिंग करते थे, बस हमारे दिल में जो आता था हम परचेज कर लेते थे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी सोचा ही नहीं इस बात के ऊपर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट साहब आ गए, पढ़े लिखे, उन्होंने आते ही इन्वेंट्री को मैनेज करना शुरू कर दिया। मान लो वो मैं हूँ, मैनेजमेंट के पास गया, मैंने कहा सर मैंने बड़ा दिमाग लगाकर आम लोगों के लिए एक क्वांटिटी निकाली है, वो है 20,000 केजी। मेरा हिसाब किताब ये कहता है आप एक ऑर्डर में 20,000 केजी खरीदो, इंशाल्लाह ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट वाले खर्चे कम से कम हो जाएंगे। मैनेजमेंट में मैं वाहिद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। भाई मैनेजर में हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं यार, पढ़े लिखे हैं, सीनियर हैं, ज्यादा क्वालिफाइड है। वो क्या बोल रहे हैं?
हम क्यों मान लें कि 20,000 ही मोस्ट इकोनॉमिकल है? पहला जवाब सर इसलिए मान लें क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ। लेकिन बात फिर वही यार, सिर्फ क्वालिफाइड होने से सब कुछ तो नहीं होगा ना, अपनी बात को साबित करके दिखाओ। मैंने कहा चलो आप बोलो आप क्या चाहते हो। आपने कहा हम तो 20,000 केजी नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा नुकसान उठाओगे। किसी ने बोला हम तो एक ऑर्डर में 40,000 केजी खरीदेंगे। मैंने हंस के बोला बेकार फैसला है, नुकसान होगा। किसी ने बोला चल एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदेंगे। मैंने कहा बेकार फैसला है, नुकसान होगा। किसी ने बोला तो कुछ भी कह ले, 20,000 केजी नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा कोई भी फैसला कर लो, नुकसान ही नुकसान होगा। सबसे कम कॉस्ट 20,000 केजी पर ही आएगी। मैंने कहा अपनी बात को आप साबित कर दो, हम 20,000 केजी परचेज करना शुरू कर देंगे। हम बेटा इस 20,000 को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक ऑप्शन तो हमारे पास इस वक्त ये है, 20,000 केजी एक ऑर्डर में खरीदें। एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास। मैनेजमेंट कहती है हम नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा आप बताओ आप क्या चाहते हो। मैंने कहा 20,000 केजी से ऊपर जाओगे जब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, पहले ही बता दो। नीचे आओगे जब भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, चाहे क्वांटिटी कोई भी हो, बचत होगी। जो मैं कह रहा हूं, चाहे 1 रुपए की बचत क्यों ना हो, मिनिमम कॉस्ट तो इसी पर आएगी। अब इसके लिए आप अपनी मर्जी की कोई भी क्वांटिटी मुझे बोल दो, प्रूफ अभी हो जाएगा। पहले एक क्वांटिटी बताओ, अगर 20,000 केजी से कम खरीदे इस पे प्रूफ करूं, 15 ले लूं। चलो भाई, एक भाई की फरमाइश आई है, मैनेजमेंट चाह रही है 15,000 केजी पर ऑर्डर। ऐसी एज्यूम फिगर है, मैनेजमेंट सोच रही है एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदे। एक क्वांटिटी से ज्यादा सोच लो, जो आपका दिल करे। 25 ले लो चलो। हम बड़े तरह एग्जाम्पल के डेटा में आए। एग्जाम्पल में 3 कॉस्ट दी है। परचेज कॉस्ट 50 रुपए पर केजी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000 रुपए पर केजी, होल्डिंग कॉस्ट 5 रुपए पर केजी। आप लोग को कल मैं बता रहा था कि हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर है, ये डिसीजन मेकिंग में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम लोग कोई डिसीजन लेने जाते हैं, डिसीजन हमेशा ली जाती है रेलिवेंट कॉस्ट की बेस पर। ये वर्ड जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा। डिसीजन जब भी ली जाती है, किस पे ली जाती है? रेलिवेंट कॉस्ट की बेसिस पर ली जाती है। इररेलीवेंट कॉस्ट की बेसिस पर जब भी डिसीजन लोगे, हमेशा गलत होगी। ठीक है, इसीलिए अगर आपने स्टडी टेक्स्ट देखा हो, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग का लास्ट चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन उसी के ऊपर एक चैप्टर और दिया हुआ है, रेलिवेंट कॉस्ट। सर काशिफ कह रही है, वो आपको पहले रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, फिर उस कॉस्ट की बेसिस पर डिसीजंस लेना सिखाएंगे। अब ये रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है और उसकी यहाँ जरूरत क्यों पड़ रही है, इसके लिए जरा पहले 2-3 एग्जांपल समझ लो। ये रेलिवेंट कॉस्ट होती है, हो सकता है एग्जांपल
क्योंकि आपका अभी कॉस्टिंग की क्लास बेटा तीसरी या चौथी क्लास ही है, और हाई फाई आपने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन बहरहाल अगर बात थोड़ी बहुत भी समझ में आ जाए तो मेरी अचीवमेंट हो जाएगी इस वक्त। एज्यूम करो आप दोस्त लोग अपने तौर पे कोई पिकनिक का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को आपने मैनेजमेंट में डाल दिया, क्या बोला भाई आप लोग मैनेज कर लो, सीनियर हो, पहले भी कई बार पिकनिक करवा चुके हो। तमाम दोस्तों को बोल दिया भाई जो जो जाना चाहता है नाम बता दे, जाने का टाइम करीब आता जा रहा है, कल पिकनिक है। एक दोस्त आ गया, भाई मैं भी पिकनिक पे जाना चाह रहा हूँ। सबने बोला यार तुमसे 10 बार पूछा था, तुमने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आज तुम आ गए हो, क्या पैसे अरेंज हो गए? उसने कहा पैसे तो अभी भी बहुत सारे नहीं है, थोड़े से पैसे, चाहो तो मुझे पिकनिक पे साथ ले चलो। किसी ने ऐसे ही बोला कमेटी में, अबे भाई थोड़े से पैसों में क्यों जाएंगे भाई, इसको लेकर सब लोग क्या बेवकूफ है, ज्यादा पैसे दे रहे हैं और ये थोड़े पैसों में जाएगा पिकनिक पे। मान लो कमेटी में आप भी शामिल थे, पढ़े लिखे अकाउंटेंट, आपने ऐसे ही बोला या मुझे उससे बात तो करने दो। आपने उससे बोला भाईजान देखो कल पिकनिक है, हम तुम आयो, मना नहीं कर रहे, तुम्हारी मजबूरी है, पैसे नहीं है इस वक्त, कम पैसे हैं तुम्हारे पास, चलो तुम्हें साथ ले चलते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो कितने काफी है। उसने कहा आपको कितने चाहिए? हमने कहा अभी बात करते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे तो कम से कम होने चाहिए कि वो तुम्हारी पिकनिक की रेलिवेंट कॉस्ट को कवर कर सके। अगर तुम अपनी रेलिवेंट कॉस्ट के पैसे पे करने में कामयाब हो गए, पिकनिक पे चलो, मना नहीं करेंगे। आखिर उसने बोला मैं क्या बेतुकी बातें हो रही हैं ये, आपने कहा बात करने तो दो यार। आपने उसको बताया देखो यार हम लोग एक फार्म हाउस पे पिकनिक पे जा रहे हैं, फार्म हाउस काफी बड़ा है, उसमें 50 लोगों की गुंजाइश है, हम तो खाली 25 लोग जा रहे हैं, तुम आ जाओगे 26 हो जाएंगे। फार्म हाउस वाला कुछ भी नहीं बोलेगा, ना कोई पैसे कम करेगा तुम्हारे ना जाने से, ना कोई पैसे बढ़ाएगा तुम्हारे आ जाने से। तुम एक काम करो, फार्म हाउस के पैसे रहने दो, हम एक बड़ी बस में जा रहे हैं, बस में 40 लोगों की गुंजाइश है, हम तो 25 ही जा रहे हैं, 15 सीटें वैसे ही खाली हैं। तुम नहीं जाओगे, बस वाला जब भी वही पैसे ले रहा है, तुम आ जाओगे, बस वाला पैसे बढ़ा नहीं देगा, चलो तुम बस के पैसे भी जाने दो। ये बताओ नाश्ता करोगे? मैंने क्या मतलब, हमारा इरादा ये है जाते हुए किसी अच्छी जगह रुक कर नाश्ता करते हुए जाएंगे, और नाश्ता एक वेरिएबल कॉस्ट है। अगर तुम भी आओगे, तुम्हारा अंदाजा है 200 रुपए का नाश्ता तुम भी करोगे, क्या नाश्ते के 200 रुपए दे सकते हो? उसने कहा सर इतने पैसे तो मैं दे सकता हूँ। हमने कहा ठीक है। हमने कहा पिकनिक पहुंच गए, दोपहर में खाना खाएंगे, खाना एक वेरिएबल कॉस्ट है, जो खाना हम खाना चाह रहे हैं तकरीबन 500 रुपए उस खाने की कॉस्ट पड़ रही है, तुम खाने के 500 रुपए दे सकते हो? उसने कहा हाँ 500 रुपए तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हमारा इरादा है वापसी के ऊपर शाम को कहीं रुक कर चाय पीते हुए आएंगे, और तकरीबन चाय पीने में 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, तुम अपने चाय के 100 रुपए दे सकते हो? उसने कहा हाँ मैं चाय के 100 रुपए भी दे सकता हूँ। चला और बताओ और क्या चाहिए? मेरे पास पैसे इससे भी ज्यादा है। मैंने कहा ज्यादा नहीं चाहिए, बस तू 200 रुपए नाश्ते के दे दे, 500 रुपए खाने के दे दे, 100 रुपए चाय के दे दे, ये बनते हैं 800 रुपए। अगर तुम 800 रुपए पे करने पे राजी हो, चलो हमारे साथ पिकनिक पे, ठीक है। बाकी दोस्तों ने बोला यार ये क्या बात हुई, हम लोग 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं, ये 8,800 रुपए में जा रहा है। मैंने कहा दोस्त तुम 3,000 में जा रहे हो, वो 800 में जा रहा है, लेकिन 800 में जाने के बावजूद वो अपनी सारी रेलिवेंट कॉस्ट पे करके जा रहा है। बात दोस्तों की समझ में नहीं आई, ठीक है। पिकनिक का दिन आ गया, 26 लोग आ गए, वो भी आ गया। कमेटी वालों ने बाकी दोस्तों को बता दिया, ये देखो यार ये मिस्टर माजिद ने क्या गलत फैसला कर लिया, हम लोगों से 3-3 हजार रुपए ले रहे हैं, इसको 800 रुपए में लेके जा रहे हैं। किसी ने बोला नहीं भाई नहीं 800 में तो नहीं जाएगा ये।
मैंने क्या बोला, नहीं लेके जाओ, चलो भाई साइड में हो जाओ, लाओ 3-3 हज़ार। मैंने क्या मतलब, मैंने कहा दोस्त यही तो समझा रहा हूँ, ये जाए या ना जाए, तुम लोगों ने कितने कितने देने, 3-3 हज़ार रुपए देने। इसके जाने की वजह से बस का किराया नहीं बढ़ेगा, क्यों मांग रहे हो उससे बस का किराया। इसके जाने की वजह से फार्म हाउस का रेंट नहीं बढ़ेगा, क्यों मांग रहा हो फार्म हाउस का रेंट। हाँ अगर ये जाएगा, नाश्ता करेगा, खाना खाएगा, चाय पिएगा, खाली इससे इसकी रेलिवेंट कॉस्ट कवर कर लो। मान लो बात चंद की समझ में आई, चंद की, सबकी नहीं आई, ऐसे भी आपकी सबकी समझ में नहीं आ रही, चंद की समझ में आई, क्या बोला, यार सुनने में कुछ कुछ तो सही लग रहा है, बिठा लो। लेकिन बस में सब बोलते हुए जा रहे हैं, यार हम 3 हज़ार दे रहे हैं या 800 दे रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बताओ, क्या मेरा उस दोस्त को 800 रुपए में बिठाने का फैसला गलत है, सही है। कॉस्ट के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से मेरा सही फैसला है, क्योंकि वो अपनी सारी रेलिवेंट कॉस्ट को कवर करके जा रहे हैं। इसी बात को अब जरा दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। मान लो किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट कर लिया और पेरेंट्स को कहा कि मैं सोच रहा हूँ सीए कर। पेरेंट्स ने कहा मोस्ट वेलकम, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब्बू ने कहा बेटा अब इस कराची शहर में सीए करवाने वाले बहुत सारे कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में एडमिशन तो आपको नहीं दिलवा सकते, हमें एक डिसीजन लेना है, एक फैसला लेना है, आपको हम किस कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं। तो ऐसा है, आप जो अच्छे वाले कॉलेज हैं 2-3, उनकी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाओ, बैठ के बातचीत करते हैं। उस बातचीत में एक फैसला करके उठेंगे कि किस कॉलेज में एडमिशन दिलवाना। बच्चा गया, लेकिन जाने से पहले अब्बू से पूछा, अब्बू ये बात तो बताएं, फैसला किस बात को बुनियाद बनाकर करेंगे। अब्बू का बात समझा नहीं। बच्चे ने कहा अब्बू देखें ऐसा भी हो सकता है, आप बोले मैं उस कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा सबसे पुराना हो कराची में। आप ये भी कह सकते हैं मैं उस कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। मैं उस कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा जिसके गोल्ड मेडल मेरिट सबसे ज्यादा आए हो। अबू ने कहा मैं इन बातों को नहीं देखूंगा। अबू ने कहा महंगाई का दौर है, मैं डिसीजन कॉस्ट की बेसिस पे लूंगा। आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने आए हो ना, तो मैं कॉस्ट की बात करूंगा आपसे। अबू ने कहा भाईजान मैं तो ये देखूंगा इस कॉलेज में पढ़वाने में कॉस्ट कम से कम लगेगी, और जहां कॉस्ट कम से कम लगेगी वहीं पर मैं एडमिशन दिलवा दूंगा। बच्चा गया, इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। अबू ने पूछा हाँ बेटा बताओ। पूछा अबू 3 अच्छे कॉलेज है, ऐसे भी रफली लिख रहा हूँ, मिटा दूंगा, ए बी और सी। चल अबू ऐसा है, मैंने मालूमात करी है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, ट्यूशन फीस तकरीबन सब जगह एक जैसी है। मान लो वो 100 रुपए है। अबू ने कहा अच्छा ट्यूशन फीस, कॉलेज ए में एडमिशन दिलवाऊं जब भी 100 रुपए देने, जब भी 100 रुपए, जब भी 100 रुपए। बच्चे ने कहा अबू मैंने मालूमात करी है, हर कॉलेज के अंदर स्टडी टैक्स परचेज करवाया जाता है और स्टडी टैक्स की कॉस्ट हर बच्चे के कॉलेज के लिए सेम है। अबू ने कहा अच्छा स्टडी टैक्स कहीं भी पढ़ लो 50 रुपए का मुझे दिलवाना पड़ेगा। बच्चे ने कहा अबू आई कैप के एग्जाम होते हैं, किसी कॉलेज से भी पढ़ लो, आई कैप की एग्जाम फीस हर कॉलेज के बच्चों के लिए सेम है। अबू ने कहा अच्छा एग्जाम फीस 10 रुपए मुझे देनी पड़ेगी, किसी कॉलेज में भी पढ़वा लो। और आपकी समझ में आ रही होगी यहाँ तक, अब काम की बात पे आ रहा हूँ। बच्चे ने कहा अबू ऐसा है, एक कॉलेज घर से करीब है, 2 कॉलेज घर से काफी दूर है। अगर हम करीब वाले कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी कम लगेगी, दूर वाले कॉलेज में पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी। अबू ने कहा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ए में पढ़वाता हूँ 10 रुपए, बी में पढ़वाता हूँ 7 रुपए, सी में पढ़वाता हूँ 5 रुपए। अबू ने कहा चलो बैठ के अब देख लेते हैं कम से कम कॉस्ट कहाँ पड़ रही है। अबू ने सबका सम करा और क्या बोला, यार यहाँ पे कॉस्ट कम है, तुम कॉलेज सी में एडमिशन ले लो। ये जब अब्बू ने इस वर्किंग को तैयार कर लिया तो अब्बू ने इस पर एक क्रिटिकल नजर डाली। तो अब्बू को क्या लगा, यार 3 कॉस्ट तो ऐसी हैं
जो तीनों कॉलेज में सेम है, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, वो तो तीनों जगह सेम है। एक ऐसी कॉस्ट जो तीनों जगह सेम है, वो मेरी डिसीजन मेकिंग में क्या हो गई, उससे कहते हैं इररेलीवेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? इररेलीवेंट कॉस्ट। यानी अगर मैं फैसला टोटल देखकर कर रहा हूं, तो टोटल में इस 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए का कोई काम ही नहीं है। वो पैसे तो तीनों में शामिल है, तीनों टोटल में शामिल है। असल में डिसीजन किसको देख के लिया गया है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। ये हुआ है ना कि वो अलग अलग है, और ये हमारे लिए क्या बनी? रेलिवेंट कॉस्ट। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, कम से कम कॉस्ट कहां लगेगी? वो डिसीजन बेसिकली किसकी वजह से चेंज हुई है? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चेंज हुई है। अगर तीनों जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सेम होती, फिर तो आप फैसला ही नहीं कर पाते कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊं। अब आपने बोला सर माजिद इतनी सारी बातें करने की जरूरत क्या थी? आप अपने एग्जाम्पल का डेटा देखो। हमारे पास 3 कॉस्ट है। परचेज प्राइस 50 रुपए पर केजी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 रुपए पर केजी, होल्डिंग कॉस्ट 5 रुपए पर केजी। इनमें से एक कॉस्ट ऐसी है जो इररेलीवेंट कॉस्ट है, और 2 कॉस्ट ऐसी हैं जो रेलीवेंट कॉस्ट है। कौन है इररेलीवेंट? वो है परचेज कॉस्ट। आप एक फैसला करने जा रहे हो। सर क्या फैसला करने जा रहे हैं? ये देखो, एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदें, एक ऑर्डर में 20,000 केजी खरीदें, या एक ऑर्डर में 25,000 केजी खरीदें। जब हम यहाँ पे निकालोगे परचेज कॉस्ट, क्या सप्लायर कोई डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट तो कोई भी नहीं है। हमें साल भर में 5 लाख केजी चाहिए। 5 लाख केजी 15,000 कर करके खरीदो, जब भी हर केजी 50 रुपए का मिलेगा। 5 लाख केजी 20,000 कर करके खरीदो, जब भी हर केजी 50 रुपए का मिलेगा। यही 5 लाख केजी 25,000 कर करके खरीदो, जब भी हर केजी 50 रुपए का मिलेगा। तो परचेज कॉस्ट तीनों जगह पे सेम आएगी। लेकिन क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट वो तीनों जगह पे सेम आएगी? वो सेम नहीं आएगी। जितना ज्यादा खरीदता जाऊंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम और कम होती जाएगी। जितना ज्यादा खरीदता जाऊंगा, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा और ज्यादा आती जाएगी। तो इस वक्त परचेज कॉस्ट क्या हो गई? वो इररेलीवेंट हो गई। परचेज कॉस्ट रेलीवेंट कब होगी? जब डिस्काउंट आएगा, और वो आज की क्लास में नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? डिसीजन करके उठ रहे हैं क्या? डिसीजन एक ऑर्डर में कितना सामान खरीदे, अगर परचेज कॉस्ट में डाल भी दूंगा, तो तीनों में क्या होगा? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। तीनों जगह पे सेम होगी वो कॉस्ट। तो एक ऐसी कॉस्ट जो तीनों जगह में टोटल में सेम पड़ी हुई है, डिसीजन मेकिंग में क्या है? इस बात को फिर रफली समझो। कहीं खाना खाने जा रहा हो, किसी ने बोला भाई पहले डिसाइड करो क्या खाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो जाके खाने का बिल बहुत ज्यादा हो जाए, फिर मैं तो नहीं जाऊंगा। अब एक फैसला करना है क्या खाना है वहां जाके, ताकि सब दोस्त चल सके। सबने बोला बिरयानी पे एग्री करते हो? हमने कहा बिरयानी सब खाएंगे। आपने कहा कोल्ड ड्रिंक पे एग्री करते हो? आपने कहा कोल्ड ड्रिंक पे सब एग्री करते हैं। किसी ने बोला बर्गर तो लाजमी होना चाहिए, किसी ने बोला बर्गर होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। यानी बिरयानी ने उसका फैसला नहीं बदलवाया, कोल्ड ड्रिंक ने उसका फैसला नहीं बदलवाया, बर्गर ने उसका फैसला बदलवा दिया। बर्गर की कॉस्ट क्या हो गई उसके लिए? रेलिवेंट कॉस्ट हो गई। बाकी कॉस्ट क्या हो गई? वो इररेलीवेंट। क्या बोला? कहीं भी जाओ बिरयानी होगी मैं तैयार हूं, कहीं भी जाओ कोल्ड ड्रिंक होगी मैं तैयार हूं, कहीं भी जाओ बर्गर होगा मैं नहीं जाऊंगा। समझ में आगे बात आपकी? तो डिसीजन रेलिवेंट चीजों पर की जाती है, इन रेलिवेंट पर नहीं की जाती। कैसे? नहीं करेंगे ना, 50 को 15 से हम करेंगे ही नहीं। यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं पूरे साल की, हमें चाहिए एनुअल परचेज कॉस्ट। एनुअल क्या है? साल भर में 5 लाख केजी चाहिए, 5 लाख केजी। और अगर 15,000 कर करके भी खरीदोगे, हर चीज 50 रुपए की मिलेगी। 20,000 कर करके भी खरीदोगे, हर चीज 50 रुपए की मिलेगी। 25,000 कर करके भी खरीदोगे, हर चीज
50 की मिलेगी, तो आंसर तो तीनों में सेम ही आएगा। मैं 15 से मल्टीप्लाई क्यों करूं? अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये पता है क्या निकलेगा? परचेज कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर। क्या साल भर में एक ही ऑर्डर दोगे? हम तो साल भर की प्लानिंग कर रहे हैं ना। चलिए दोस्त, मामला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है वो है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, क्या था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बताया था कुछ देर पहले। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में था, 25 ऑर्डर देंगे, हर ऑर्डर में 2,000 रुपए लगेंगे, तो आंसर आ गया था 50,000। अब नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला अभी समझाया था, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है। अब तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, हमें 5 लाख केजी की साल भर में जरूरत है। सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदें। सोच रहे हैं अगर एक ऑर्डर में 15,000 केजी खरीदने का सोच रहा हो तो 15,000 को तो अपने लिए मोस्ट इकोनॉमिकल समझ रहा हूं। जब मैं 5 लाख को 15,000 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल आएंगे। साल में कितने ऑर्डर दोगे? और एक ऑर्डर देने में कितने पैसे लग जाते हैं? 2,000 रुपए लग जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, सर मुझे 5 लाख केजी की जरूरत है, सोच रहा हूं एक ऑर्डर में 20,000 केजी खरीदूं। जब 20,000 से डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, और एक बार ऑर्डर देने जाऊंगा 2,000 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाएगी। तीसरी सिचुएशन, मुझे साल भर में 5 लाख केजी चाहिए, सोच रहा हूं क्यों ना एक ऑर्डर में 25,000 केजी खरीदूं। जब 25 से डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर कुछ और निकलेंगे, और जब भी ऑर्डर दूंगा एक ऑर्डर में 2,000 रुपए की कॉस्ट लगेगी। शाबाश सर। 66,667, 50,000 एंड 40,000। सर मैं जितना बल्क में खरीदता जा रहा हूं मेरी साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कम और कम और कम होती जा रही है। और ऐसा होना था। ऐसा क्यों होना था? सर आप बल्क में खरीद रहे हो ना, मजाक की बात। मैं तो बोलता हूँ 5 लाख केजी एक ही बार खरीद लो। मजाक की बात है। मैं तो बोलता हूँ 5 लाख केजी एक ही बार खरीद लो। क्या होगा? ऑर्डर एक बार देना पड़ेगा, 2,000 रुपए एक बार लगेंगे। जितना हम बल्क में खरीदते जा रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम और कम होती जा रही है। लेकिन परेशानी क्या बढ़ रही है? अबे भाई जितना बल्क में खरीदता जा रहा है अब उस बल्क को होल्ड कौन करेगा? हमारी क्या बढ़ जाएगी? होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हमें चाहिए एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालने का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया था। एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सही है सर। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या समझाया था? ई ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
सही है सर जी। पहली सिचुएशन, आप ईओक्यू किसको मान रहे हो? 15,000। सोच रहे हैं एक ऑर्डर में 15,000 खरीदें, तो आप 15,000 को अपने लिए ईओक्यू तस्वुर कर रहे हो। 15,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकेंड सिचुएशन, 20,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। थर्ड सिचुएशन, 25,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। जी सर। 37,500, 50,000 एंड 62,500। अब बेटा बात कंक्लूड होने जा रही है, तो बोर्ड पे ध्यान से देखना। मैंने कहा हाँ भाई, कम से कम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? वो तो 25 पे आ रही है। कम से कम होल्डिंग कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? वो तो 15 पे आ रही है। मैंने ऐसे ही बोला हाँ भाई, ईओक्यू मॉडल मॉडल, तुम्हारी तो गुडविल ही खत्म हो गई। तुम्हारे ऊपर ना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आ रही है, ना होल्डिंग कॉस्ट कम आ रही है। तुम तो बड़ा अकड़ के कह रहे थे मैं मोस्ट इकोनॉमिकल हूँ। इकोनॉमिकल तो वो होता है जहाँ पे खर्चे कम से कम हो। तुम किस बात के इकोनॉमिकल हो? उसने कहा भाईजान आप मुझे समझना ही नहीं चाह रहे। मैंने कहा क्या मतलब? वो कह रहा है आप मेरी डेफिनेशन देखो। तो निकालो उसकी डेफिनेशन, अभी आपको लिखवाई थी मैंने। और से देखो क्या लिखा हुआ है। EOQ is that ordering quantity at which annual ordering and holding cost in total remains minimum। हाईलाइट करो, इन टोटल। झगड़ा इंडिविजुअल पे नहीं होगा, टोटल की बुनियाद पर सॉल्व होगा। मैं कहा चल यार टोटल भी करके देख लेता हूँ भाई। अब आप इन तीनों का सम ले लो। 104167, 1 लाख। तीसरा 102,500। हाँ भाई, कम से कम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? सर वो इस पर आ रही है। इसलिए इसको हम कह रहे थे ये मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। कुछ भी कर लो, मॉडल को चैलेंज नहीं कर पाओगे। आप बात को मजाक में समझो। मैंने ऐसे ही पूछा हाँ भाई, पहले क्या होता तुम्हारी कंपनी में? आपने कहा यार हमने कभी ईओक्यू पढ़ा ही नहीं था, तो हम तो एक ऑर्डर में 25,000 केजी खरीदते थे, फॉर एग्जाम्पल 25,000। मैंने कहा अच्छा, पहले एक ऑर्डर में 25 खरीदते थे, मेरी बात मान लो, अब एक ऑर्डर में 20,000 केजी खरीदो। मैनेजमेंट ने कहा क्या होगा उससे? मैंने कहा इंशाल्लाह 2,500 रुपए की सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी, बचत होना शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस एक फैसला करना है। और फैसला क्या करना है? आज के बाद 25 के बजाय 20,000 केजी एक ऑर्डर में खरीदेंगे। आप देखना खुद ब खुद बचत होना शुरू हो जाएगी। और साल भर में कितने पैसे बच सकते हैं? 2,500 रुपए तक बच सकते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग करके। आपने कहा समझे क्या वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ में ये इस्तेमाल होता भी है? बेटा अगर नहीं होता तो ICAP जैसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एक एक अटेम्प्ट में 2 सवाल क्यों डाल रहे हैं? आपकी नॉलेज को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? वो आपको तैयार कर रहा है कि आप जिस कंपनी में भी जॉब करने जाओगे, कि अच्छी कंपनी होगी, पढ़े लिखो वाली, पढ़ी लिखी कंपनी में जब ये बातें होंगी, ये नहीं आप सच झुका के बैठ जाओ काश मैं EOQ पढ़कर आता। समझ मारी बात आपके बेटा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल। मैंने एक फ्रेंड नया नया CA क्वालिफाई करा, जॉब उसकी लग गई आरिफ हबीब ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसने जॉब के पहले ही दिन शाम में फोन करा, अबे भाई ये तो अजाब जॉब है। मैंने कहा क्या हो गया? मैं कह रहा है भाईजान, आरिफ हबीब का सारा मेन काम है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, आज पहले दिन कोई मीटिंग थी मैनेजर्स की, मैं भी बैठा हुआ उसमें। जो स्टॉक मार्केट की वो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आधी बातें सर से गुजर रही। क्योंकि मुझे कभी आर्टिकलशिप में किसी स्टॉक कंपनी का ऑडिट करने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। अच्छा होता कर लेता तो मुझे यहाँ पे बहुत सी बातें समझ में आ जाती। वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर अच्छा होता आप यहाँ पढ़ के चले जाते।
तो आगे की जिंदगी क्या हो जाएगी आपकी, वो आसान हो जाएगी। वरना फिर क्वालिफाई करने के बाद अगर कहीं पर आपको बोला गया यार जरा प्रोबेबिलिटीज की मदद से ईओक्यू तो निकाल दो, ठीक है, तो फिर कहाँ जाओगे, क्योंकि उस वक्त मेरा पढ़ने का टाइम मुश्किल से निकल पाता है बेटा। और सच्ची बात है, चीजें समझ में भी देर से आती हैं। अभी तो आपकी सीखने वाली एज है, तो बातें फिर भी थोड़ी आराम से समझ में आ जाती है। ये मॉडल सिर्फ एक सिचुएशन में शायद प्रूफ ना हो पाए, मैंने वर्ड शायद बोला है, उसका नाम है डिस्काउंट। जब डिस्काउंट बीच में आता है तो फिर देखना पड़ता है डिस्काउंट लेने में ज्यादा फायदा है या डिस्काउंट ना लेने में फायदा है। फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन, हमने कहा अल्लाह का शुक्र है भाई बचत वाला फैसला हो गया, एक ऑर्डर में 20,000 केजी खरीदेंगे। सप्लायर को बोला कल तक तुमसे 25 खरीदते थे, अब एक ऑर्डर में 20 खरीदेंगे। सप्लायर भी ना समझ नहीं है, उसके बाद भी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। उसने क्या बोला, अगर हर कस्टमर इतना पढ़ लिख गया तब हम तो फंस जाएंगे। उसने बोला सर एक ऑर्डर में 25,000 केजी ही खरीदो। तो मैंने कहा हटा भाई, मैंने कहा बात तो सुन लो, पर एक ऑर्डर में 25,000 केजी खरीदोगे, मैं तुम्हें जो चीज 50 रुपए की होती है 49 की दूंगा। एक ऑर्डर में 40,000 खरीदो, तो मैंने कहा नहीं भाई, उसने कहा 50 वाली चीज 45 की दूंगा। ईओक्यू मॉडल क्या बोल रहा है, सॉरी डिस्काउंट क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ले लो। अब फंस गया मैं, डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी पर है, बल्क। ईओक्यू कह रहा है बल्क मत खरीदो। अब मुझे एक फैसला करना है, नंबर 1 डिस्काउंट लूं या ना लूं। दूसरा फैसला कम डिस्काउंट लूं या ज्यादा डिस्काउंट। तो सर ये क्या बात हुई, जब डिस्काउंट ले रहा हूं ज्यादा ले लो। नहीं भैया, 40,000 पे क्या बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना ज्यादा खरीदने पर। ऐसा ना हो जरा से डिस्काउंट के चक्कर में क्या बढ़वा लूं, होल्डिंग कॉस्ट में बढ़वा लूं। ये वही बात हो रही है। अबू चिकन 5 रुपए सस्ती हो गई थी, मैं भर के ले आया। अबू ने कहा बेटा 1 किलो चिकन संभालने में बिजली 25 रुपए की लग जाती है। अब तूने 5 रुपए बचाने के चक्कर में 25 रुपए की बिजली बढ़वा दी तूने। मतलब कि अकल का फैसला था कोई है। तो थोड़ा मैथमेटिकली वर्किंग करके चेक करना पड़ेगा डिस्काउंट लेने में फायदा है या डिस्काउंट ना लेने में फायदा है, ज्यादा डिस्काउंट लेने में फायदा है या कम डिस्काउंट लेने में ज्यादा फायदा है। हाँ बेटा, क्या मैं बातें समझाने में कामयाब हो गया हूँ थोड़ी बहुत। आप इन बातों को बेटा रिवाइज करके बैठना। इंशाल्लाह अगली क्लास में हैंड आउट दूंगा, कॉपी मेरे पास है, लेकिन फिर आप छोड़ दो, अगली क्लास में ले लेना। फिर इंशाल्लाह एक साल इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।